हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 10 और इस लेक्चर में हम टेम्पलेट इंजन का यूज़ करके एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें गाइस हमारी 3 फाइल होंगी, एक हेडर, एक फुटर, एक कंटेंट बॉडी, यानी बॉडी कंटेंट। ओके। एंड गाइस मैं यहाँ पर किस तरीके से ईजेस फाइल पर CSS अप्लाई होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और तीनों की तीनों फाइल को हम एक मेन फाइल में अटैच करने वाले हैं। वो किस तरीके से अटैच होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है l10.js, और सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक सर्वर। ठीक है, 3 लाइन में सर्वर क्रिएट हो जाता है एक्सप्रेस के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट लेक्चर का जो कोड है उसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी छोटी बनेगी। ओके। एंड यहाँ पर जो राउट्स क्रिएट किए हुए मैं इनको अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया है, राउट्स, सॉरी, ये हमारा यहाँ पर सर्वर क्रिएट हो गया है। एंड गाइस मैं यहाँ पर पोर्ट को चेंज कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर को चेंज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर देता हूँ पोर्ट नंबर 3000। आप 5000 भी दे सकते हैं, 5500 भी दे सकते हैं, 8080 भी दे सकते हैं, 6000 भी दे सकते हैं। ओके, जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पर वो पोर्ट नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो गाइस सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पर एक EJS फाइल क्रिएट करने की। ठीक है, तो हम जाएंगे व्यूज़ फोल्डर के अंदर, और मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक EJS फाइल जिसका नाम मैं रखता हूँ गाइस header.ejs। JS नहीं यूज़ करना है, EJS। ओके, तो यहाँ पर हमारी EJS फाइल क्रिएट हो चुकी है। सेलेक्ट करेंगे Shift+1 का, एंड मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा एमिट एवरेशन को, और टाइटल को चेंज कर दूँगा। सबसे पहले टाइटल है गाइस इस फाइल का हेडर, और यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा हेडर क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं डालूंगा। एक सिंपल सा हेडर क्रिएट करूँगा जिसमें एक हेडिंग रहेगी जो बताएगा कि ये हेडर है, यानी कि कहने का तात्पर्य है मैं यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ। वरना तो जो वीडियो है गाइस वो 2 घंटे की होने वाली है। फिर मैंने 2 घंटे की वीडियो बना के फिर मैं 15 मिनट की या 16 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 घंटे की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन 2 घंटे की वीडियो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सब वही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। हम यहाँ पर बैकएंड को सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि किस तरीके से EJS फाइल पर CSS अप्लाई होगी, और किस तरीके से मल्टीपल EJS फाइल को हम एक मेन फाइल के अंदर अटैच कर देंगे। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 क्वेश्चन। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि हम किस तरीके से एक EJS फाइल के अंदर डेटा को चेंज करेंगे बाय यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमने यहाँ पर सीखी नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ पर डेटा को चेंज करने वाले हैं। अगर डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती तो फिर डेटाबेस के थ्रू मैं आपको दिखाता किस तरीके से वेबसाइट को डायनेमिक बनाया जाता है। ओके, तो चलते हैं हेडर फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हेडर टैग का, और इसकी क्लास का नाम मैं रखूँगा गाइस हेडर। ओके, और इस हेडर टैग के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, सॉरी फाइल नहीं, एक हेडिंग क्रिएट करूँगा h1, और क्लास का नाम मैं रखूँगा हेडर हेडिंग। ठीक है, हेडर हेडिंग, ताकि हमें एकदम क्लियर पता चल सके कि ये क्लास कहाँ पर हमने क्रिएट की हुई है। तो हेडर हेडिंग, और हेडिंग में यहाँ पर बनाऊँगा, यानी कि जो हेडिंग का जो टेक्स्ट रहेगा वो है हेडर। ठीक है, ओके, तो हमारा हेडर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब इस हेडर का आउटपुट मैं किस तरीके से देख पाता हूँ। हेडर का आउटपुट देखने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी JS फाइल के अंदर एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद मैं एसेस कर लूँगा गेट मेथड को। गेट मेथड के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा राउट, और इसका नाम रख देता हूँ मैं राउट का हेडर। ठीक है, और मैं यहाँ पर पास करूँगा एक एरो फंक्शन को एज ए वेरिएबल, एज ए पैरामीटर। ठीक है, और ये जो एरो फंक्शन है ये हमारा है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि जब कोई फंक्शन एज ए पैरामीटर पास होता है किसी अदर फंक्शन के अंदर, तब वो कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर और डिटेल में जानना है कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो प्लीज़ जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सीखें कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, किस किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रैक के बाद हम यहाँ पर पास करेंगे रेस। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस header.ejs फाइल को सर्वर पर रेंडर कराना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेस पैरामीटर का, यानी कि जिसकी हेल्प से सर्वर क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है किसको, क्लाइंट को। उसके बाद फाइल को रेंडर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर रेंडर मेथड का। अब गाइस मुझे यहाँ क्या करना है, इस रेंडर मेथड के अंदर मुझे इस नाम का फाइल पास करना है।
वो आप कर सकते हो डबल कोट्स में भी और सिंगल कोट्स में भी। फाइल का नाम क्या है गाइस? हेडर। ठीक है, ओके ओके। अब गाइस मुझे यहाँ पर यह भी बताना है कि मैं कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ EJS टेम्पलेट इंजन। तो वो कैसे बताएंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे बताते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऐप डॉट सेट मेथड का। ठीक है, ऐप यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल है एंड सेट क्या है, वो मेथड है किसका? एक्सप्रेस का। ओके, और इस सेट मेथड के अंदर मैं बता दूंगा कि मैं कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर व्यू इंजन। ठीक है, उसके बाद कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे एंड फिर से सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ EJS। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट किया। सर्वर क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक हेडर डॉट EJS नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की और उसमें एक सिंपल सा हेडर क्रिएट किया जिसमें एक हेडिंग है। एंड गाइस देन मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया हेडर के नाम का और यहाँ पर मैंने हेडर डॉट EJS फाइल को रेंडर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल प्लस बैकटिस का यूज़ करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा नीचे। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ नोडमन का, क्योंकि नोडमन हमारा इंस्टॉल है और हमारी फाइल का नाम है l10.js। यदि आपको नहीं पता किस तरीके से नोडमन इंस्टॉल होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है, Node.js का सेटअप किस तरीके से होता है, तो प्लीज़ जाएँ Node.js की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सब कुछ सीखने के बाद आप एक्सप्रेस को लर्न करना शुरू करें। तो जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर नोडमन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग नोड l10.js। अब जाएंगे क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट कोलन और मेरा जो पोर्ट नंबर है वो है 3000। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो है गाइस कैन नॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश नाम का ना ही तो कोई राउट है ना ही कोई फाइल है। राउट हमने जो क्रिएट किया है वो कौन सा है? राउट है गाइस यहाँ पर ये हेडर। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, यानी कि मैं एज ए क्लाइंट हूँ अभी, कि मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि मुझे इस फाइल पर लेके जाओ। किसको बोल रहा हूँ मैं? सर्वर को बोल रहा हूँ। अब सर्वर करेगा रेस्पॉन्स। सर्वर ने रेस्पॉन्स किया, उसने दे दी हमें हेडर डॉट EJS जो हमारी फाइल थी वो यहाँ पर रेंडर करा दी। उसने उसको यहाँ पर क्या करा दिया? रेंडर करा दिया। उसने उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया क्लाइंट को। ओके, EJS फाइल के अंदर जो हमारी हेडिंग थी वो हमें शो हो रही है। ओके, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है हेडर। अब बात आती है कि हम इस हेडर डॉट EJS नाम की फाइल पर CSS किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, आप यहाँ पर इनलाइन CSS अप्लाई कर सकते हो आसानी से। स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा किसको? हेडिंग को। तो मैं मैं यूज़ करूँगा किसका? हेडिंग का, हेडर हेडिंग क्लास का। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि भाई इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? इस रेड हो जाए। ओके, चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो रेड हो गया। यानी कि यहाँ पर तो आसान है, इनलाइन के थ्रू CSS अप्लाई करनी आसान है। लेकिन अगर किसी फाइल के अंदर CSS हमने रखी हुई है, कोई CSS फाइल है, तो तब कैसे CSS अप्लाई होगी चेक करते हैं। इसको मैं अभी कमेंट दे देता हूँ। ओके, ठीक है, ध्यान से समझना। तो गाइज फाइल के थ्रू यानी कि एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो इनलाइन हमने की, लेकिन एक्सटर्नल CSS किस तरीके से अप्लाई होगी? पब्लिक नाम के फोल्डर में आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एक्सटर्नल CSS के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ क्या? style.css। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, डॉट की जगह कॉमा हो गया है, नो प्रॉब्लम। इसको रीनेम कर देते हैं फिर से .css। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि टारगेट करूँगा हेडर क्लास को। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड डॉट हेडर हेडिंग, हेडर हेडिंग इसका कलर क्या हो जाए? एक्वा कर लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आपको पता है किस तरीके से एक्सटर्नल फाइल को लिंक किया जाता है एक फाइल के अंदर या HTML फाइल के अंदर या EJS फाइल के अंदर।
प्रोसेस सेम है वही, जिस तरीके से हम HTML फाइल के अंदर ऐड करते थे। तो लिंक CSS style.css आ चुका है, लेकिन देखते हैं कि ये अप्लाई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ओके, रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो CSS अप्लाई हो रही थी वो यहाँ से हट चुकी है, वो रिमूव हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो अब इस पर अप्लाई नहीं है। ओके, हालांकि मैंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो पाथ है इसका वो भी दे दिया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरीका और देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ किस तरीके से अप्लाई होगी, लेकिन आप ये सब कुछ करके देखोगे, इसलिए जो आप गलतियाँ कर सकते हो मैं वो पहले गलती करके बता रहा हूँ। ओके, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भाई जो पब्लिक फोल्डर है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद style.css को सिलेक्ट करेंगे, ये चल जाएगा। ठीक है, अगर ये चल गया तो मैं बताऊंगा ये क्यों चल रहा है, अगर नहीं चला तो फिर मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, सेव करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं चला। ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट पाथ ऐड कर रहे हैं किसी भी फाइल का EJS फाइल के अंदर तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो EJS है वो एक टेम्पलेट इंजन है, किसका, एक्सप्रेस का। और आपको पता है कि एक्सप्रेस में यदि आपको किसी फाइल को यूज़ करना है तो पहले आपको उसका पाथ एसिज करना पड़ेगा। पाथ एसिज करने के बाद फिर आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे इस पब्लिक फोल्डर का पाथ एसिज करना पड़ेगा। ओके, और पाथ एसिज करने के लिए मुझे पाथ मॉड्यूल को भी एसिज करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट लाइन को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और एक्सप्रेस की जगह मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा पाथ, और रिक्वायर फंक्शन में भी मैं पास कर दूंगा पाथ मॉड्यूल का नाम जो कि है पाथ। ओके, ये पाथ मॉड्यूल एसिज हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, इस पब्लिक फोल्डर का पाथ एसिज करना है, इस पब्लिक फोल्डर का पाथ एसिज करना है। और पाथ किस तरीके से एसिज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा कोड को मेंटेन करते हैं। ओके, यहाँ पर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं एक लाइन में, app.use मेथड का यूज़ करेंगे और यूज़ मेथड के अंदर स्टैटिक मेथड को एसिज करेंगे एक्सप्रेस वेरिएबल का यूज़ करके। ठीक है, स्टैटिक, ये स्टैटिक मेथड हो गया। अब इस स्टैटिक मेथड के अंदर हम इस पब्लिक फोल्डर के पाथ को एसिज कर लेंगे। और पाथ एसिज करने के लिए मुझे गाइज क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा पाथ वेरिएबल का डॉट, और कॉल करना पड़ेगा जॉइन मेथड को। और इस जॉइन मेथड के अंदर मैं पास कर दूंगा पब्लिक फोल्डर का पाथ, और यहाँ पर यूज़ करेंगे _, सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टरी नेम को, कॉमा, उसके बाद विद इन द डबल कोट्स एंड द सिंगल कोट्स आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फोल्डर का नाम लिखना है। फोल्डर का नाम क्या है, पब्लिक। ओके, तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमने इस एक लाइन में पब्लिक फोल्डर का पाथ एसिज कर लिया है। अब आते हैं अपनी header.ejs फाइल के अंदर। अब मुझे यहाँ पर पाथ किस तरीके से देना है, हेरफ एट्रीब्यूट में। अब हमें पाथ इस तरीके से नहीं देना है। अब हमने क्या किया, हमने पब्लिक फोल्डर का पाथ तो एसिज कर लिया, और पब्लिक फोल्डर के जस्ट अंदर क्या है, हमारी style.css है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश, देखो हमने क्या किया था, हम जाते थे किस में, हम जाते थे पब्लिक फोल्डर में। पब्लिक फोल्डर के जाने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं style.css को। अब हमने क्या किया, हमने इस पब्लिक फोल्डर का पाथ तो एसिज कर लिया, ये तो एसिज हो गया। तो हमें बस फाइल का पाथ पास करना पड़ेगा यहाँ पर हेरफ एट्रीब्यूट में। यानी कहने का मतलब ये है कि इस को हम रिमूव कर देंगे और इसको इतना रखेंगे, सिर्फ फाइल का पाथ यहाँ पर हम पास करेंगे। ओके, सेव करेंगे, सेव करने के बाद JS फाइल पर जाएंगे, इसको भी Ctrl+S करेंगे, node1 स्टार्ट है। ओके, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पाथ क्या, यहाँ पर हमारी जो CSS है वो क्या हो गई, वो अप्लाई हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और गड़बड़ है। ठीक है, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। क्या है कि मुझे इसको नेव टैग के अंदर डालना पड़ेगा, डॉट नेव ही कर देते हैं इस क्लास का नाम। और ये जो हेडिंग है मैं इसको
इस नेव के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये बताता हूँ मैंने ये क्यों किया। मैंने ये इसलिए किया कि आपको यहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा होगा ऊपर में, तो यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है वो अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलते हैं स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट नेम को सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं कौन सा, ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं हेडर में से, यहाँ पर सिर्फ रखते हैं बॉर्डर कलर, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉरी सॉलिड, और कलर कर देंगे कौन सा, रेड। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हमें हेडर। ये कितना दे रहा है, 100 पे ये है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रेड। ओके, फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब ठीक है, पता लग रहा है कि कहाँ पर दिक्कत है। देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं ले रहा है ये इसको। अब ठीक है, अब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए गड़बड़ हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक तो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कर देते हैं टेक्स्ट लाइन, सेंटर कर देते हैं इसको बस, और ज़्यादा सीधे अप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पर। ओके, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। अब ठीक है, ठीक है, ओके। अब गाइस इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करूँगा, नेव को हटा देते हैं वरना एरर शो कर रहा है। पब्लिक को भी बंद, और व्यूज़ फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक और फाइल जिसका नाम मैं रखूँगा क्या, content.ejs। ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो चुकी है, एंटर करेंगे, फाइल क्रिएट हो गई है। Shift+1 का यूज़ करेंगे एंड चूज़ करेंगे एब्रीविएशन को, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट में क्या रहेगा, कंटेंट में हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे और इसकी क्लास का नाम रख देते हैं मेन कंटेनर। ठीक है, और इस डिव के अंदर भी हम एक हेडिंग रख लेते हैं h1 डॉट क्या, बॉडी हेडिंग रख लूँ। ठीक है, बॉडी हेडिंग रखते हैं। ओके, बॉडी हेडिंग, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे दूंगा बॉडी कंटेंट। ओके, बॉडी कंटेंट। ठीक है, और सी अप्लाई करनी है तो फिर से स्टाइल डॉट सी में जाएंगे और मैं यहाँ पर दूंगा क्या, एक हेडिंग कंटेंट। और कंटेंट जो डॉट जीएस में जो मैन कंटेनर क्लास है इसको पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के बाद गाइस इसको पेस्ट करूँगा मैं, और क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं किसके थ्रू, डॉट के थ्रू। ओके, और इसका भी बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम क्या, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं येलो कर देते हैं। ठीक है, येलो। एंड जो हेडिंग है इसकी भी क्लास को कॉपी करते हैं, बॉडी हेडिंग कॉपी एंड देन पेस्ट डॉट, एंड यहाँ पर भी इस चीज़ से अप्लाई करेंगे, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कलर एंड वही टेक्स्ट सेंटर रहेगा। एक की जगह क्या कर देते हैं, कलर यहाँ पर येलो है इसको रेड कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आउटपुट देखने के लिए मुझे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट को कॉपी करते हैं, हेडर वाले को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे कंटेंट। ठीक है, हेडर की जगह कंटेंट, और जहाँ पर हेडर फाइल पास की थी हमने वहाँ पर पास कर देंगे कौन सी फाइल, कंटेंट फाइल। ठीक है, अभी हम एक एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं लेकिन बाद में उन तीनों को एक मेन फाइल में अटैच कर दूंगा। ओके, तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है
फॉरवर्ड स्लैश हेडर पे तो हमें हेडर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा फॉरवर्ड स्लैश कंटेंट, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बॉडी कंटेंट। ओके, यानी कि CSS अप्लाई क्यों नहीं हो रही यहाँ पर, तो लिंक भी तो अटैच करना पड़ेगा। लिंक अटैच किया ही हमने यहाँ पर, तो लिंक अटैच करते हैं। ठीक है, लिंक को ऐड करते हैं, यानी कि फाइल को ऐड करते हैं, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हेड में पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, अब ठीक है। बॉडी कंटेंट, ओके। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई का फिर से, तो बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। नहीं, बॉर्डर, मेन कंटेनर का बॉर्डर देते हैं एक बार, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, एंड इसको भी रेड दे देते हैं चेक करने के लिए बस कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर को ग्रीन कर देते हैं। अरे यार, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो बॉडी कंटेंट हो गया, और हम क्या करेंगे, इस मेन कंटेनर की विड्थ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, विड्थ दे देते हैं कितनी, 100%। देन गाइस हाइट रखेंगे यहाँ पर कितना, 300 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, ठीक है, सेव करेंगे, एंड उसके बाद चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद हम देखेंगे रिफ्रेश करके, तो हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड विथ दी हमने कितनी, 100%। ओके, यानी कि विथ हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो बॉडी कंटेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं फोल्डर की। तो चलते हैं व्यूज़ फोल्डर के अंदर, एंड व्यूज़ फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा footer.ejs। ओके, footer.ejs, एंड header.ejs को मैं header.ejs फाइल को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करेंगे, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा footer.ejs में। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हेडर क्रिएट किया है इसी तरीके से सिंपल हम एक नॉर्मल सा फूटर भी क्रिएट करने वाले हैं। बस यहाँ पर थोड़ा हमारे टैग चेंज हो जाएंगे। ओके, हेडर की जगह कर देंगे फूटर एंड फूटर। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। एंड क्लास चेंज कर देते हैं। ओके, क्लास सेम रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चेंज ही कर लेते हैं फूटर, एंड यहाँ पर भी हेडर की जगह फूटर। ओके, सेव करेंगे। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आएगा। तो उसके लिए भी गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउट और क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस राउट को। तो गाइस मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक राउट और क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा, एंड कंटेंट की जगह हम क्या कर देंगे, फुटर कर देंगे। जो हमारा राउट होगा ये फुटर रहेगा, एंड जो हमारी फाइल है हम फाइल का नाम पास कर देंगे। फाइल का नाम है फुटर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं क्रोम पर और रिफ्रेश करते हैं। तो कंटेंट तो हमारा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दूंगा /footer, तो तब हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का आउटपुट। अब यहाँ पर हेडर आ रहा है लिखा हुआ, इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर टेक्स्ट को चेंज नहीं किया था। ओके, फुटर चेंज कर दिया है। फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर फुटर दिख रहा है। अब बात करते हैं स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग करते हैं फुटर पे। ओके, तो स्टाइलिंग भी गाइस सेम रहेगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ हेडर की स्टाइलिंग को, एंड यहाँ पर मैं कमेंट दूंगा फुटर। ओके, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। चेंज कर देंगे यहाँ पे क्लास नेम, हेडर की जगह कर देंगे क्या, फुटर, और यहाँ पर भी हेडर की जगह कर देंगे फुटर। ओके, तो फुटर और हेडर जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमारा फुटर क्रिएट हो चुका है। और टेक्स्ट अलाइन आइटम नहीं करना है, सॉरी, ये हटा देते हैं यहाँ से। दो प्रॉपर्टी हटा देते हैं, और इसकी कमेंट भी हटा देते हैं। ओके, इसी तरह प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ रही होगी फुटर में, सॉरी हेडर में। इसको हटा देते हैं,
एंड इसकी कमेंट भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा फुटर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। 100 पे ये इतना ऐसे दिखेगा, ओके। अब बात करते हैं इन तीनों फाइलों को एक फाइल में अटैच करने की, कैसे करेंगे। तो गाइस मैं क्या करूँगा, ये हमारी तीनों फाइल है, हेडर, फुटर एंड उसके कंटेंट, ठीक है। तो मैं व्यूज़ फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का नाम मैं रखता हूँ क्या, माई फाइल .ejs, ठीक है। तो मेरी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। Shift+1 का यूज़ करूँगा एंड चूज़ करूँगा एम टेबुलेशन को और यहाँ पर मैं टाइटल को फिर से चेंज करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पर माई वेबसाइट, ओके। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों फाइलों को अटैच करना है, तीनों फाइलों को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्पलेट इंजन के कंट्रोल फ्लो को यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल फ्लो हमारे क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल फ्लो हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किए थे। यूज़ करेंगे कंट्रोल फ्लो का और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंक्लूड फंक्शन का और इस इंक्लूड फंक्शन में मुझे पास करना पड़ेगा जो भी फाइल मुझे सबसे पहले रखनी है, ./ और सबसे पहले मुझे कौन सी फाइल रखनी है, सबसे पहले मुझे हेडर फाइल को रखना है क्योंकि सबसे ऊपर क्या रहता है, हेडर रहता है, ओके, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो परसेंटाइल एंड ग्रेटर, ठीक है। ये था हमारा ये था हमारा स्टार्ट और ये था हमारा एंड, ओके। अब गाइस मैं करूँगा इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ इसको और उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड में कौन सी फाइल रखूँगा, कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, बॉडी कंटेंट है और लास्ट वाली में क्या रहेगा, हमारा फुटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा फुटर, ठीक है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को अटैच किया, उसके बाद में मैंने कंटेंट, बॉडी कंटेंट को ऐड किया, उसके बाद मैंने फुटर को ऐड किया, ओके। अब ये पूरा एक फाइल पर एक ही जिस फाइल पर हमें ये शो होगा, ओके। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है गाइस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा माई फाइल .ejs का, ठीक है। तो इसका भी मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको करते हैं कॉपी और मैं इसको करता हूँ पेस्ट। फुटर की जगह कर देंगे क्या, माई फाइल और यहाँ पर भी फाइल को पास कर देंगे रेंडर मेथड में माई फाइल, ओनली फाइल का नाम, ठीक है। एक्सटेंशन को पास नहीं करना है, यानी कि .ejs को आपको पास नहीं करना है, ओनली फाइल का नाम आपको पास करना है, ओके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमें फुटर शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दूंगा /माई फाइल तो आपको यहाँ पर कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आउटपुट क्यों नहीं हमें यहाँ पर मिला, आउटपुट हमें यहाँ पर इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने यहाँ पर देखो, हमने सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड मेथड का यूज़ किया है, ठीक है, ना कि हमने यहाँ पर एक कंप्लीट कंट्रोल फ्लो का यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, देखिए इक्वल टू का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी हेडर की फाइल थी वो टेक्स्ट की फॉर्म में हमें दिखाई देगी, ना कि वो एक जो HTML फाइल का आउटपुट होता है वो दिखेगा। हमें पूरी यहाँ पर HTML जो फाइल है वो टेक्स्ट की फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे उस HTML फाइल का, यानी कि जो कोड तो हमारा HTML का ही है ना, ये हालांकि ये EJS फाइल है लेकिन कोड हमारा HTML का ही है। और HTML से क्या होता है, HTML में जो भी हम कुछ लिखते हैं वो एज आउटपुट हमें कहाँ पर मिलता है, हमें वो ब्राउज़र पर मिलता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी कोड लिखा है, मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई हुई है, तो ये मुझे किस में मिले, ये मुझे यहाँ पर इस ब्राउज़र पर एक आउटपुट की तरह दिखाई दे। तो मुझे गाइस यहाँ पर साइफन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइफन यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं एक फ़ाइल में यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हेडर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल है, हमारी जो EJS फाइल है, वो क्या हो जाएगी, हम उनको एक मेन फाइल में भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से कंट्रोल फ्लो का यूज़ करके। सेव करेंगे एंड देन फिर से इसको रिफ्रेश करूँगा मैं और इसको मैं 100 कर देता हूँ गाइस, ठीक है। हमारी ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की है, ओके। हमने यहाँ पर हेडर ऐड की, उसके बाद हमने बॉडी कंटेंट फाइल ऐड की, उसके बाद हमने footer.ejs फाइल को ऐड किया, ओके। अब बात करते हैं कि मान लीजिए
हमें किसी कंटेंट को चेंज करना है, मुझे किसी कंटेंट को चेंज करना है। मान लीजिए मुझे बॉडी कंटेंट को चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो आपकी जो फाइल हो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो, तब आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको डायनेमिक बना सकते हो फाइल को। लेकिन अगर यहाँ पर हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी अभी सीखी नहीं है, तो अब हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करेंगे। ये जो ऊपर के 3 राउट्स हैं, क्योंकि अब तो हमने क्या किया, हमने तीनों फाइल को एक फाइल में अटैच कर दिया, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक क्या, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट एंड ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं यूज़र, या बॉडी कंटेंट रख लेते हैं। ओके, कंटेंट ही रख लेते हैं, कंटेंट। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, अंडरस्कोर यूज़ करना है, बॉडी कंटेंट, ना कि डैश। ओके, कॉलन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सिर्फ ओनली मुझे कंटेंट शो करे। ठीक है, मुझे क्या शो करे, कंटेंट शो करे, यानी कि चेंज हो जाए। अब मैं क्या करूँगा कि ये वैल्यू मेरी वहाँ पर चली जाए कंटेंट डॉट ईजीएस फाइल के अंदर। मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल फ्लो का यूज़ करना है ईजीएस टेम्पलेट के। ओके, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को सेंड करना है, तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे यूज़र डॉट बॉडी कंटेंट की का। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बॉडी कंटेंट की के वैल्यू है, बॉडी कंटेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है कंटेंट, तो अभी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी किसमें, हमारी कंटेंट डॉट ईजीएस फाइल के अंदर। तो इस तरीके से क्या होता है गाइज, आप एक डायनेमिक पेज क्रिएट कर सकते हैं, एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद डॉट ईजीएस फाइल को भी मैं सेव करूँगा, और चलते हैं क्रोम पर, रिफ्रेश करेंगे। ओहो, पूरा कोड चेंज हो गया है। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, माई कोड नोट जेएस व्यू जेएस 10 बॉडी इंक्लूड कंटेंट। ओके, क्लास मेन बॉडी यूज़र डॉट बॉडी, यहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर दे रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइन। सॉरी, हाँ मिस्टेक हुई है। हमने यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया है, यूज़र नहीं क्रिएट किया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इसलिए इसने एरर दिया है, क्योंकि यूज़र थोड़ी डिफाइन किया हमने यहाँ पर कंटेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, अब ठीक है, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, तो अब यहाँ पर हो गया कंटेंट डॉट बॉडी कंटेंट। ओके, कंट्रोल एस। अब एक और मिस्टेक है, क्या है, ये कह रहा है यहाँ पर कंटेंट इज़ नॉट डिफाइंड, कंटेंट को डिफाइन नहीं किया है। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर मुझे इसको क्या करना है, मुझे इस डेटा को कहाँ पे सेंड करना है, मुझे इस डेटा को इस कंटेंट डॉट ईजीएस फाइल के अंदर सेंड करना है, और फिर मुझे उसको सर्वर पे सर्व कराना है कि मुझे सर्वर पर चेंजिंग दिख सके। तो सर्वर पर चेंजिंग कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट को भी तो रेंडर कराना होगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंडर मेथड के अंदर यूज़ करेंगे कोमेगा एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इस कंटेंट ऑब्जेक्ट को। अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये रेंडर हो जाएगा किस पे, सर्वर पर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी किस में, कंटेंट डॉट ईजीएस नाम की फाइल के अंदर। कंट्रोल एस करेंगे, अब हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया ना कंटेंट। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं टेम्पलेट इंजन का यूज़ करके। ओके, आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ पर क्या किया। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट किया, सर्वर क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 फाइलें क्रिएट की, हेडर, कंटेंट एंड फुटर, और उनके राउट्स क्रिएट किए, और मैंने बताया कि किस तरीके से उनका आउटपुट शो हो रहा है। और फिर मैंने उससे पहले यहाँ पर इन तीनों फाइलों पर अप्लाई की स्टाइल, और मैंने बताया कि किस तरीके से आप स्टाइलिंग करोगे और किस तरीके से एक एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सी एस फाइल को आप
लिंक करोगे अपनी EGS फाइल से। उसके लिए आपको गाइज क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर पब्लिक फोल्डर का पाथ एसेस करना पड़ेगा, या जिस फोल्डर में भी वो हमारी एक्सटर्नल CS फाइल रखी हुई है उस फोल्डर को आपको एसेस करना पड़ेगा। देन आपको उसका पाथ पास करना पड़ेगा header.EGS फाइल के अंदर, या जो भी आपकी फ़ाइल है, जितनी भी आपकी फ़ाइल है, 10 है तो 10 में करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, जितनी मेरी फ़ाइल थी, जैसे कंटेंट हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, उनको मैंने एक मेन फाइल के अंदर कंट्रोल फ्लो का यूज़ करके मैंने उनको ऐड कर दिया। एंड ऐड करने के बाद मैंने content.EGS नाम की जो फाइल थी उसके डेटा में भी मैंने चेंज किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिला। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।